ओके, करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में पहला क्वेश्चन, थर्मिस्टर किसके बने होते हैं? तो अगर आपको याद नहीं है तो ऑप्शन याद रखिए, मेटल ऑक्साइड, जैसे कॉपर ऑक्साइड और दूसरे ऑक्साइड होते हैं, लेकिन उसका क्या होना चाहिए? हाई टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी। ये क्या होता है? हाँ, मतलब क्या? हाँ, उसकी डेफिनेशन मतलब वो चीज क्या होती है, क्या क्वांटिटी होती है, उसको डिफाइन करिए। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी, अगर टेम्परेचर को आप 1 डिग्री बढ़ाते हैं तो जितनी रेसिस्टिविटी बढ़ती है उसको क्या बोलते हैं? टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी। तो इसका रेसिस्टिविटी बढ़नी चाहिए कि नहीं बढ़नी चाहिए? क्या लिखा है इसमें? हाई मतलब ज्यादा। अगर हम 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाएं तो इसकी रेसिस्टिविटी बहुत बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? बहुत बढ़ेगी। थर्मिस्टर क्या होते हैं? जिसका टेम्परेचर बढ़ाने से उसका रेसिस्टेंस बहुत चेंज होता है। ठीक है, ये याद रखिए, दिस इज थर्मिस्टर। टेम्परेचर चेंज करिए, रेसिस्टेंस चेंज होगा। टेम्परेचर चेंज करने से अगर रेसिस्टेंस चेंज नहीं होता, वो क्या चीज होती है? ये है टेम्परेचर इफेक्ट ऑन करंट इलेक्ट्रिसिटी। वो एक छोटा सा टॉपिक आपने पढ़ा है, तो किसी भी चीज। अच्छा, स्टैंडर्ड रेसिस्टेंस किसके बनाए जाते हैं? हम लोग कार्बन के, नो, स्टैंडर्ड मतलब हमारी लैब के वो वाले रेसिस्टेंस जिससे बाकी रेसिस्टेंस को कंपेयर करके नापा जाता है। नहीं यार? ओके, याद रखिए, ये मेटेलिक एलॉयज से बनाए जाते हैं। एलॉयज, ओके, मैग्नीज, दैट्स राइट एग्जांपल। तो एलॉयज से क्यों बनाए जाते हैं? नहीं, रेसिस्टिविटी लो नहीं रहता। जब हम उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेसिस्टेंस नहीं चेंज होता। ये जो एलॉय है, इसको किस यूज में लाते हैं हम? स्टैंडर्ड रेसिस्टेंस बनाने में करंट जाएगी, करंट जाने से वो गर्म होगा, गर्म होने से उसके रेसिस्टेंस पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तो उसका क्या बनाएंगे हम? स्टैंडर्ड रेसिस्टेंस। लेकिन अगर हमको कहीं का टेम्परेचर नापना है और गर्म करने से हम चाहते रेसिस्टेंस बहुत बदल जाए, अगर वैसा करना चाहते तो हम क्या यूज करेंगे? तो आंसर है थर्मिस्टर यूज करेंगे, क्योंकि थर्मिस्टर में क्या होता है? टेम्परेचर बदलने से रेसिस्टेंस बदलता है। इसका उल्टा क्या है? एलॉय, स्टैंडर्ड रेसिस्टेंस, उसमें क्या होता है? टेम्परेचर बदलने से रेसिस्टेंस नहीं बदलता। याद रहेगा। नॉर्मल मेटल्स में क्या होता है? टेम्परेचर बदलने से रेसिस्टेंस चेंज होता है, एक पर्टिकुलर डिग्री तक चेंज होता है। थर्मिस्टर में बहुत चेंज होता है, एलॉयज में बहुत कम चेंज होता है। तो हमने क्या मान लिया? एलॉयज में नहीं चेंज होता, थर्मिस्टर में बहुत चेंज होता है, और मेटल में रूटीन होता है टेम्परेचर बढ़ने से। अब ये बताइए कि टेम्परेचर बढ़ने से किसका रेसिस्टेंस कम हो जाता है? सेमीकंडक्टर, उनका रेसिस्टेंस कम हो जाता है। ठीक है, इंसुलेटर्स, उनका रेसिस्टेंस कम हो जाता है, और मेटल का रेसिस्टेंस। अच्छा, इसका मुझे रूट कॉज बताइए कि मेटल का रेसिस्टेंस यस, द कोलिजन विल इंक्रीज, देयरफॉर रेसिस्टेंस विल इंक्रीज। तो सेमीकंडक्टर में कम क्यों हो जाता है? Number of electrons produced increase exponentially, and that makes it conductor.
and that increase in conductivity is larger than decrease in conductivity और increase in resistance. उससे कंडक्टिविटी ज्यादा बढ़ती है, इसलिए वो ज्यादा अच्छा कंडक्टर बन जाता है. ओके, ये टेम्परेचर कोएफिशिएंट के बारे में हुआ. अब इसके बाद आप पढ़ेंगे नेक्स्ट 45. The resistance of the series combination of two resistances S. सीरीज में हमने दो रेजिस्टेंस ऐड किए और इसका टोटल हमको मिला S. A से लेके B तक रेजिस्टेंस फ्रॉम A टू B इज S. अगला दिया गया है when they are joined in parallel then it is P. ये दोनों रेजिस्टेंस को हमने पैरेलल में जोड़ा और अब A और B इसके बीच का रेजिस्टेंस कितना हो गया P. पैरेलल में P और सीरीज में S. If S is equal to NP, if S is equal to NP, then the minimum possible value of N कैसे आएगा. तो अगर हमने इन दोनों का रेजिस्टेंस R और R मान लिया, R कितना आया, दो रेजिस्टेंस है R R, तो ये S किसके बराबर हुआ 2R. पैरेलल में किया तो कितना आ गया R/2. तो ये हमने लिखा, यहां पर वैल्यूज रखी. दिस इज 2R is equal to N times R/2. So R is cancelled, N is equal to 4. ओके, क्या ये ऑप्शन है इसमें? है. तो दैट इज द राइट आंसर. उसके बाद नंबर 44 बनाइए. ये वो वाले क्वेश्चंस हैं जो इसी एग्जाम में आ चुके हैं, जिसमें आप अपीयर होने जा रहे हैं, तो उससे पता लगता है इसका डिफिकल्टी लेवल कितना होगा. okay. 42 है. एक हीटर कॉइल है और ये हीटर कॉइल हीट करती है. इसका रेजिस्टेंस R है. इसको हमने हाफ कर दिया, यहां से इसको काट दिया और ये हाफ है R/2. और अब हम इसको एज ए हीटर कॉइल यूज करते हैं. अगर ऐसा करते हैं तो बताइए इससे ज्यादा हीट मिलेगी या कम हीट मिलेगी? हीट ज्यादा या हीट कम? ज्यादा मिलेगी. क्यों? इस फॉर्मूले से आप बना रहे हैं. इसका ये मतलब है नंबर 1 आपको हीट का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, और अगर आप अच्छे पढ़े लिखे हैं तो आपको हीट के 4 फॉर्मूले मालूम होंगे. फिर आपको ये मालूम होना चाहिए कि उसमें से कौन सा यूज करें. तो बताइए आपको हीट के कौन से फॉर्मूलास मालूम? ये 2 फॉर्मूलास हैं. एक तीसरा फॉर्मूला होता है. ओके, 3 फॉर्मूलास है. अब यहाँ पर अगर इसका रेजिस्टेंस आधा हो गया है तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? आंसर है तीसरे को तो नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें R नहीं. पहला यूज करोगे या दूसरा? पहले में R न्यूमरेटर में है और दूसरे में डिनोमिनेटर में है, तो अंतर आ जाएगा. तो कौन सा यूज करना है, कैसे आप डिसाइड करेंगे? देखिए, आप फिर से प्रोपोर्शनैलिटी का बेसिक प्रिंसिपल भूल रहे हैं. अगर 2 क्वांटिटी का आपस में रिलेशन आपको चेक करना है तो बाकी की क्वांटिटीज को क्या बनाना पड़ेगा?
ये वाले केस में हमने इसको सप्लाई दी, इस केस में इसको सप्लाई दी। कौन सी चीज दोनों में कांस्टेंट है? V। I बदल गया रेसिस्टेंस के कारण, इसलिए I वाला फॉर्मूला नहीं लेना। कौन सा लेना है? V, क्योंकि V कांस्टेंट है दोनों में। V कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट को H का क्या बना? H इज प्रोपोर्शनल टू 1/R। अगर R बढ़ता है तो H कम हो जाएगा, R कम होता है तो H बढ़ जाएगा। इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया कि रेजिस्टेंस कम होने से ही बढ़ जाएगी। और ये मेथड याद रखिए, दो क्वांटिटी की आपको प्रोपोर्शनैलिटी देखनी है तो बाकी सबको कांस्टेंट करना जरूरी है, वही फॉर्मूला हम यूज करेंगे, अदरवाइज आपका रिजल्ट गलत हो सकता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन सर्किट द गैल्वेनोमीटर G shows 0 डिफ्लेक्शन। वेरी गुड। इसका क्या मतलब है? वहां I की वैल्यू क्या है? 0। ओके। If the batteries A and B have negligible internal resistance, मतलब स्मॉल r कैलकुलेशन में नहीं लाना है। The value of resistance R will be how much? R की वैल्यू कितनी होगी? और हमको ऑप्शन दिए गए हैं 200, 100, 500 and 1000। इसे आप किस तरह से सॉल्व करेंगे, इसकी अप्रोच ढूंढिए। हमको क्या दिया गया है? इस सर्किट में करंट कितनी है? 0, नो करंट। अगर इस सर्किट में नो करंट हमको मिलती है तो वो ये वाला फैक्ट हमको कैसे हेल्प कर सकता है? ओके, मैं इसमें आपको हिंट देता हूं। देखिए, ये हमारे पास एक सेल है एंड दिस इज 2 वोल्ट। ये यहां करंट फ्लो कराता है। यहां हमने एक दूसरा सेल लगाया, ये कैसे करंट फ्लो कराएगा? क्लॉकवाइज। यहां हमने एक दूसरा सेल लगा दिया, ये दो में ये भी पोटेंशियल डिफरेंस देता है 2 वोल्ट। ये किधर करंट फ्लो कराना चाहेगा? एंटी क्लॉकवाइज। अब इस सर्किट में कितनी करंट है? 0। तो यहां हमने गैल्वेनोमीटर लगाया, कितना दिखा रहा है? अब ये देखिए, अगर 2 वोल्ट वाली बैटरी लगाकर उस ब्रांच में करंट 0 होती है तो ये वाले दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताइए। 2 वोल्ट। क्या पोटेंशियल डिफरेंस है? 2 वोल्ट। डायरेक्शन उल्टी, तभी तो वो इसको 0 करता है। बस ये रिजल्ट हमको निकालना है, इसका इतना ही काम है। बताइए, अगर मैं इसका नाम लिखता हूं P, इसका नाम लिखता हूं Q, तो P और Q के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना? 12 क्या? आप मुझे क्या बता रहे हैं? वोल्टेज या रेजिस्टेंस या आंसर? कुछ नहीं बता रहे। गुड। तो अगर ये सुनिए, ये इससे जुड़ा है और ये माइनस इससे जुड़ा है, ये यहां पर कितना प्रेशर दे रहा है, कितना टेंशन दे रहा है? 2 वोल्ट। करंट कितनी फ्लो हो रही है? 0। इसका मतलब ये दोनों पॉइंट इसको उल्टा टेंशन देंगे। कितना? 2 वोल्ट। इससे हमको P और Q के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मालूम पड़ा। कितना? 2 वोल्ट। तो यहां से यहां तक वोल्टेज बिटवीन P एंड Q कितना है? 2 वोल्ट। ये इन दोनों के बीच का पोटेंशियल हो गया 2 वोल्ट। और ये जो पहले इंफॉर्मेशन इन्होंने हमको दी कि गैल्वेनोमीटर में नो डिफ्लेक्शन है, उसका हमने यूज कर लिया। अब हमको ये नहीं चाहिए बस। तो 2 वोल्ट हम निकाल सके, वो हमको निकालना आता है कि नहीं, इसके लिए ये पहले इंफॉर्मेशन थी। बात समझ में आई? अब हमको तो ये रेजिस्टेंस निकालना है और हमको इस लूप से मतलब है,
उधर से कोई मतलब नहीं, उसने अपना काम कर दिया, हमको एक इंफॉर्मेशन, एक डाटा सप्लाई कर। अब आप उस सर्किट को भूल जाइए, इस सर्किट को लीजिए और निकालिए। ये टोटल कितने वोल्ट देता है? 12, यहां से लेके यहां तक, M से Q तक। उसमें इसके अक्रॉस कितना है? तो इसके अक्रॉस कितना है? यस। वोल्टेज का डिवीजन कैसा हुआ? 10 to 2, तो रेजिस्टेंस का डिवीजन निकालिए। क्या चीज सेम होगी? हाँ, आई, बिल्कुल ठीक। अब आप अपने आप बनाइए आगे, इतनी सारी हिंट्स बहुत है। आई की वैल्यू निकालिए, इसका वोल्टेज निकालिए, इसका वोल्टेज निकालिए, बन जाएगा। देखिए, इसमें बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। सीरीज में हमने पढ़ा हुआ है V1 upon V2 इज इक्वल टू R1 upon R2, क्योंकि I कॉमन। V1 किसके बराबर होता है? I into R1, V2 किसके बराबर? I into R2, इसलिए V1 upon V2 इज इक्वल टू R1 upon R2। V1 upon V2, V1 है 10, V1, या उल्टा कर देते हैं 2 upon 10, ये हो गया 2 upon 10 इज इक्वल टू R upon 500। बस अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो R कितना आ गया? 100 ओम। सो दिस इज अवर राइट ऑप्शन। तरीका समझ आया? आई निकालने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? सीरीज में V1 upon V2 इज इक्वल टू R1 upon R2। There is a rigid container. It is thermally insulated from all sides. It has a heating coil, and that heating coil has resistance of 100 ohm. This carries a current of 1 ampere. Carries a current 1 ampere. After 5 minutes, यानी 300 सेकेंड के बाद इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज होगा? अब ये इंटरनल एनर्जी कहां से आएगी? ये एक कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर यहां पर कॉइल लगी हुई है। इस कॉइल का रेजिस्टेंस इतना है, इसमें बैटरी से करंट फ्लो हो रही है और ये करंट कितनी है? 1 एम्पियर। और 5 मिनट तक हमने वेट किया, इसको करंट दी 5 मिनट्स। अगर 5 मिनट्स इसको करंट देते हैं तो इसकी इंटरनल एनर्जी में क्या चेंज होगा? इंटरनल एनर्जी का चेंज किससे नापा जाता है? इंटरनल एनर्जी में चेंज हो रहा है, ये कैसे पता लगता है? तो आंसर है टेम्परेचर राइज होगा। तो हुआ होगा राइज, दैट्स राइट। लेकिन एनर्जी का मेजरमेंट क्या होता है? एनर्जी का मेजरमेंट टेम्परेचर का मेजरमेंट है या हीट एनर्जी का मेजरमेंट है? हाँ, तो इंटरनल एनर्जी के लिए हमको क्या नापना है? कितनी हीट एनर्जी बनी। तो इसका बेसिक मीनिंग है कि हमको हीट एनर्जी बनाने का फॉर्मूला आना चाहिए। तो हीट एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? I स्क्वायर R T। करके देखिए, हीट इज इक्वल टू I स्क्वायर R इंटू T टाइम। ये यहाँ पर हमने करके देखा 1 इंटू 100 इंटू 300। So this is equal to 30,000. This is equal to 30 K. इसका यूनिट क्या होगा? Because it is energy, इसलिए इसका यूनिट जूल। So the answer is 30 kilojoule. Okay, I don't know ये क्वेश्चन कैसे आ गया IIT में।
ठीक है, नहीं प्रॉब्लम कहाँ होता है, क्यों उन्होंने दिया, इसलिए कि आपने इंटरनल एनर्जी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, पढ़ा है। और इंटरनल एनर्जी का क्या फॉर्मूला आपने पढ़ा है, dq माइनस डब्ल्यू, q इज इक्वल टू आई प्लस डब्ल्यू। तो I किसके बराबर होगा, dq माइनस डब्ल्यू, और आप इसमें dq और w ढूंढने लगेंगे जो कि नहीं मिलेंगे। तो इंटरनल एनर्जी का बेसिक फंडा क्या है, इट इज एन एनर्जी, और किससे मिलती है, हीट से मिलती है। तो फिर W का क्या होगा, W की बात करिए, वर्क डन। तो इसका आंसर है कि ये एक कंटेनर है, इसका वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है, अगर वॉल्यूम नहीं बढ़ता है तो वर्क डन कितना होगा, 0। समझ आया। तो dq किसके बराबर हो गया, di के बराबर, इंटरनल एनर्जी के बराबर, इसलिए हमने q निकाला और ये आंसर क्या आ गया, एनर्जी। ओके, अगला क्वेश्चन है, देयर इज ए गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम। ये गैल्वेनोमीटर है और इसकी कॉइल का रेजिस्टेंस 100 ओम है, 100 ओम। ओके, this is used as an ammeter using a resistance of 0.1 ohm. This is used as an ammeter using a resistance of 0.1 ohm. अगर हम इसको एमीटर बनाना चाहते हैं तो तरीका क्या होता है, तरीका है इसके साथ एक शंट लगाएंगे, पैरेलल में शंट लगाएंगे, वो एक रेजिस्टेंस होता है। हमको दिया गया है इसको एमीटर बनाने के लिए कितना रेजिस्टेंस लगाया गया, 0.1। तो 0.1 हम कहां पर लगाएंगे, आंसर है इसके पैरेलल। तो ये हमारा पहला टेस्ट हुआ। क्या चीज टेस्ट हुई, देखिए उन्होंने हमको क्या बोला कि 0.1 रेजिस्टेंस हमने यूज किया, 0.1 ओम। तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि एमीटर में रेजिस्टेंस कैसे यूज किया जाता है, सीरीज में कि पैरेलल में, पैरेलल। इसलिए हमने ये ड्राइंग बनाई और उसको पैरेलल में यूज किया। उसके बाद देखिए, द मैक्सिमम रिफ्लेक्शन करंट इन द गैल्वेनोमीटर इज 100 माइक्रो एम्पियर। यहां से कितनी करंट अलाउ है, 100 माइक्रो एम्पियर। यहां से 100 माइक्रो एम्पियर इसमें जा सकती है। ये क्या चीज है, आई गैल्वेनोमीटर। ओके, फाइंड द करंट इन द सर्किट सो दैट एमीटर शोज मैक्सिमम रिफ्लेक्शन। अब इस पे मैक्सिमम रिफ्लेक्शन दिखाना चाहते हैं, इसका मतलब इसमें कितना Ig जाना चाहिए, 100 माइक्रो एम्पियर जाना चाहिए। उस समय हमारे एमीटर में कुल करंट कितनी जा रही होगी, ये हमने निकालना है, I। ओके, और अब ये सारी चीज समझने के बाद आपको समझ में आएगा कि ये फॉर्मूला तो हम सबको याद है। सोचिए कौन सा, गैल्वेनोमीटर से एमीटर बनाने का फॉर्मूला, S कैपिटल G into I small g upon I minus Ig। ये फॉर्मूला आप सबको पता है। इसमें S की वैल्यू 0.1, G की वैल्यू 100, नहीं सर, हाँ 100, Ig 0, राइट। Ig की वैल्यू 0, Ig की वैल्यू दी गई है हमको 100 माइक्रो एम्पियर। 10 to the power minus 6, 10 to the power minus 4। इसकी वैल्यू 10 टू द पावर -4 एंड I की वैल्यू निकालनी। Ig इज बीइंग वेरी स्मॉल, हम लोग इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं तो आपका सम छोटा हो जाएगा। अगर आप इसको नेग्लेक्ट कर दें तो ये कितना हो जाएगा, S इज इक्वल टू 0.1 अपॉन G। G की वैल्यू हो जाएगी 100।
is equal to Ig 10 to the power minus 4 divided by I. तो I को इधर ले आइए, बाकी सब इधर ले जाइए. I is equal to 10 to the power minus 4. ये नीचे जाएगा 10 to the power minus 1. ये ऊपर चला जाएगा 10 to the power 2. इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 10 to the power 1. अब देखिए 2 plus 1 3 minus 4 plus 3 कितना हुआ -1. 10 to the power minus 1. This is equal to 0.1 एम्पियर. ऐसा कोई ऑप्शन है? सब मिली एम्पियर में है तो इसके मिली एम्पियर बना दीजिए. 1 एम्पियर में 1000 मिली एम्पियर होता है तो 0.1 में कितने मिली एम्पियर होंगे? ओके, क्या ये वाला आंसर अवेलेबल है? 100 मिली एम्पियर. तो ये एमीटर हमारा किस रेंज का बनेगा? 0 to 100 मिली एम्पियर. मैक्सिमम करंट 100 मिली एम्पियर इसमें दे सकते हैं. देखिए अगर आप इसमें देखेंगे तो आपको 100 आंसर नहीं मिल रहा है, 100.1 मिल रहा है. क्यों? एग्जैक्टली. ये Ig की वैल्यू आपने ली होगी, ये Ig की वैल्यू लेने से 0.1 आएगा और इसमें आपका 1 मिनट ज्यादा लग जाएगा कैलकुलेशन. तो अगर आपको सेव करना चाहते हैं तो मत लीजिए Ig, नहीं सेव करना चाहते लीजिए, एग्जैक्ट आंसर आएगा. समझिए, रेजिस्टेंस ऑफ ए बल्ब फिलामेंट इज 100 ओम. एक बल्ब का फिलामेंट है, उसका रेजिस्टेंस 100 ओम है. इसका टेम्परेचर 100 सेल्सियस है. टेम्परेचर 100 सेल्सियस है. ओके, द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा, इसकी वैल्यू दी गई है 0.005 पर डिग्री सेल्सियस. पर डिग्री सेल्सियस. Its resistance will become 200 at following temperature. नया रेजिस्टेंस R, ये वाला ओरिजिनल रेजिस्टेंस है, we will mark it RO. ये नया रेजिस्टेंस है एट टेम्परेचर, we will mark it RT. RT की वैल्यू कितनी चाहिए? 200. And what we have to find? Temperature. Okay. कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? कुछ याद है? बोलिए. R is equal to alpha into difference in the temperature, right? 1 डिग्री बढ़ने से कितना रेजिस्टेंस बढ़ता है? अल्फा. तो डेल्टा टी बढ़ने से अल्फा इंटू टी रेजिस्टेंस बढ़ेगा. पुराना रेजिस्टेंस कितना है? R0. हर एक R में इतना बढ़ेगा तो R0 में कितना बढ़ेगा? R0 अल्फा इंटू डेल्टा टी. और इसी को छोटा करके हमने ये फॉर्मूला बनाया. अब इसमें वैल्यूज रखिए. RT is equal to this. RT इसमें हमने निकालना क्या है? टेम्परेचर. दिस इज व्हाट, इसको हमने माना है डेल्टा टी, डिफरेंस इन टेम्परेचर. ओके, ये डिफरेंस इन टेम्परेचर निकालने के लिए यहां पर हम वैल्यूज प्लेस करते हैं. सो ये रेजिस्टेंस कितना है बताइए? डेल्टा टी को तो 100 माइनस टी मानेंगे. हाँ, यू आर राइट. वो टेम्परेचर आ जाएगा. ठीक है. हमारा क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट 100 वॉट. Okay, a bulb is rated like this. The power consumed by it when it is operated at 110 volt. Operated
आउटपुटिंग वोल्टेज 110, हमको क्या निकालना है इसकी पावर। अगर वोल्टेज हाफ हो गई है तो पावर कितनी हो जाएगी? 4 टाइम्स डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स। ये हम लोगों ने पहले थ्योरी में किया हुआ है, इसलिए पूरे को आपको दोबारा बनाने की जरूरत नहीं। तो ये कितना हो जाएगा? 25 वॉट। हाँ जी, कितना आया? 25। D2 is equal to 25 वॉट। तो ये एक छोटा सा डेरिवेशन है, वो करने के बाद हम उसका रिजल्ट याद कर लेते हैं कि किसी बल्ब की वोल्टेज को हाफ करेंगे तो उसकी पावर 1/4 हो जाएगी, और ये उसका फॉर्मूला है। अगर हाफ की बजाय कुछ और वैल्यू है तो भी इसी फॉर्मूले से आप बना सकते हैं। वोल्टेज को चेंज करने से ऐसा हो सकता है। इसका फॉर्मुलेशन बड़ा छोटा सा है। पावर का एक फॉर्मूला होता है V स्क्वायर अपॉन R। R इसका कांस्टेंट है, तो V1 स्क्वायर अपॉन R डिवाइडेड बाय V2 स्क्वायर अपॉन R इज पावर 1 पावर 2, उससे ये बना हुआ। A material B has twice the specific resistance of A। अगर इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो है तो इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कितना होगा? ट्वाइस रो। ये है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। उसके बाद हमें दिया गया है a circular wire made of B has twice the diameter of a wire made of A। कौन सी ज्यादा मोटी है? B। इसका रेडियस 2R, तो इसका रेडियस R। ठीक है, ऐसे ही टेबुलेट करके आप लिखेंगे तो बनेगा। उसके बाद then for the two wires to have the same resistance R is equal to R, दोनों का same resistance, what is the ratio of LB divided by LA? इसकी लेंथ है LA और इसकी लेंथ है LB, और हमें ये निकालना है कि LB अपॉन LA कितना होगा। और ये तीन चीजें हमारी गिवन है, ये तीन चीजें गिवन है और ये हमको निकालना है। ये किस टॉपिक का क्वेश्चन है? वेरी गुड। और A को हम क्या लिख सकते हैं? पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सर्कुलर वायर है। तो पहले के लिए हमने सेट किया R इज इक्वल टू फॉर A फॉर B, RB इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला बोलिए? रो L अपॉन A पाई आर स्क्वायर। ओके, B का हम लेते हैं रेजिस्टेंस फॉर B इज इक्वल टू, B का रो कितना लेना है? 2 रो। इसकी लेंथ कितनी लेनी है? LB अपॉन पाई। इसका R कितना लेना है?
बी का आर स्क्वायर, ये आ गया रेसिस्टेंस ऑफ बी। अब रेसिस्टेंस ऑफ ए, ये कितना होगा? फिर से ये फॉर्मूला, रेसिस्टेंस ऑफ ए रो ही रहेगा, एल कितना ले लेंगे? एल ए डिवाइडेड बाय पाई, और आर की वैल्यू कितनी लेनी है? 2r का स्क्वायर। और हमें ये बताया गया कि दोनों का रेसिस्टेंस बराबर है, इक्वल। अगर इक्वल है तो ये दोनों कैसे हो गए? इक्वल। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो राइट हैंड साइड भी कैसा होगा? इक्वल। उसको अब हम नोट कर लेते हैं। 2ρ LB अपॉन पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू ρ LA अपॉन पाई 2r स्क्वायर। अब ये करने के बाद LA को इधर ले आइए, कैंसिलेशन LB अपॉन LA, इसकी वैल्यू आप निकालेंगे तो कितनी आएगी? r स्क्वायर कैंसल, दिस हैज बिकम 4r स्क्वायर, ये r स्क्वायर कैंसल। बोलिए कितना आया? 1/8 आ रहा है, नहीं आना चाहिए। ओके, रेसिस्टेंस का फॉर्मूला ये होता है कि नहीं? तो अभी हमारा आंसर क्या होने जा रहा है? 1/8। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो आंसर कितना आएगा? 1/8। लेकिन the resistance of a wire is 5 ohm at 50 degrees Celsius. At 50 degrees Celsius, 5 ohm. 100 degrees Celsius, it is 100 degrees Celsius, it is 6 ohm. 6 ohm. Then what will be its resistance at 0 degrees Celsius? ये हमारा क्वेश्चन है। एक वायर 50 डिग्री पे 5 ओम दिखाती है, 100 पे 6 ओम दिखाती है, तो 0 डिग्री पे कितना दिखाएगी? और इसका आंसर क्या दिया है? आंसर 4 ओम है। यस, तो आप उसमें से वो वाला ऑप्शन चूज करोगे हाँ, जो उसका नियरेस्ट है। नहीं, तो आंसर दिया क्या है? 4 दिया है। ऐसे ही सोचना है। अरे इधर सुनिए, यहाँ से टेम्परेचर कितना बढ़ा? 50 बढ़ने में कितना रेजिस्टेंस बढ़ गया? 1। तो 50 कम करेंगे तो कितना कम होगा? 1। तो 1 कम कर, और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, अगर आप अल्फा निकालना चाहते हैं तो जरूर निकालिए। अल्फा 1/250। क्या फॉर्मूला लगाया? यही फॉर्मूला लगाया। हाँ, तो ठीक है, इससे बनाओगे वही आंसर आएगा। 4.1। अच्छा, जरा देखते कैसे आता है 4.1। R2 माइनस R1 दिस इज 1 अपॉन डेल्टा T कितना है? 50। ये अल्फा की वैल्यू आई क्या? नहीं, ये अल्फा की वैल्यू तो आई ना। उसके बाद यहां से आपको और 50 डिग्री नीचे जाना है।
डेल्टा टी की वैल्यू कितनी लेनी है 50, तो नया टेम्परेचर कितना आएगा R2 इज इक्वल टू ओरिजिनल टेम्परेचर 50 1 माइनस अल्फा इंटू टी, डेल्टा टी कितना है 50। सर नीचे RT भी रहता है ना सर, नीचे R0 रहेगा ना। हाँ R0 डेल्टा रहता है, that is R1 R1 कितना होगा 5 1/2। ठीक है, उसी को फिर आप यहाँ अप्लाई करेंगे। R2 is equal to R1 1 minus alpha into delta। ये फॉर्मूला लगाएंगे तो R2 की वैल्यू 4 आएगी। अगर आप नीचे जा रहे हैं तो माइनस, ऊपर जा रहे हैं